नमस्ते विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है थैलस प्रमेय या जिसे कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो कथन के अनुसार हम देखें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे इसने कहा त्रिभुज है तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। जैसे जैसे कथन कहेगा उसके अनुसार हम डायग्राम बनाते जाते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम दे दिया हमने ए, बी और सी। इसने कहा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, अर्थात इसकी कोई सी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है। माना कि BC के समांतर हमने एक समांतर रेखा ये खींची है, जिसका नाम हमने दे दिया D और E, A B C D और E। तो DE जो रेखा है वो BC रेखा की क्या है, समांतर है, जो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे। ये आपकी एक भुजा ली, इसके समांतर एक रेखा खींची। इस रेखा के जो बिंदु हैं D और E, इस भुजा के अलावा शेष जो भुजा बची AB और AC को प्रतिच्छेद करती हैं, जो बिंदु हो गया D और E। तब यह दोनों भुजाओं को जो प्रतिच्छेद कर रहा था, तो ये जो दोनों बिंदु हैं वो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो यह जो रेखा थी वो इस भुजा और इस भुजा को समान दो अनुपातों में विभाजित करती है, अर्थात समांतर रेखा के ऊपर वाला हिस्सा हो गया AD, नीचे वाला भाग हो गया BD, इधर की साइड में AE और EC। तो यहाँ AD बटा DB, AE बटा EC आपस में समान है। इस प्रमेय के अनुसार ये हमें सिद्ध करना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लिख लेंगे, दिया गया है। तो जो दो आपको दिया गया है वो आप यहाँ पर लिख लीजिए, दिया गया है। इसमें DE जो रेखा है वो BC रेखा की क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं DE समांतर है BC के। सेकंड पॉइंट हम इसका लें, जो हमें करना है सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, अर्थात AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। यह हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए अगर आप डायग्राम में कुछ करेक्शन करते हो तो उसे हम लिख देंगे रचना के पदों में कि आपने क्या क्या एक्स्ट्रा किया है। तो इसमें हम एक्स्ट्रा करते हैं कि B बिंदु को E बिंदु से मिलाया जाता है तथा D बिंदु को C बिंदु से मिलाया जाता है। और एक्स्ट्रा हमने किया कि AB भुजा या AD भुजा के एक लंब डाला और वो लंब हो गया FE। तो FE जो है वो AB भुजा या AD भुजा पर लंब है, अर्थात यहाँ पर ये 90 डिग्री। जो त्रिभुज की जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वह लंब ही उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाता है, अर्थात AD या AB इसका आधार होगा तथा FE भुजा जो है वो इस त्रिभुज की ऊंचाई बन जाएगी। इसी प्रकार से इस भुजा के ऊपर अगर हम एक लंब डालें तो वो लंब आपके हो जाएगा, जिसको नाम दे दिया G। तो यहाँ पर यह लंब होगा। तो AE भुजा पर लंब हो जाएगा DG या AC भुजा पर लंब हो जाएगा DG। तो हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन मिलाई है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि EF जो भुजा है वो
लंबवत है, ये लंबवत का साइन है ए बी भुजा के, तथा डी जी भुजा लंबवत है ए सी भुजा की। यह हमने एक्स्ट्रा खींची है। तथा बी को ई से मिलाया, तथा बी को ई से, और सी को डी से मिलाया। ये हमने एक्स्ट्रा काम किया जो हमने इसकी रचना के पदों में लिखा है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें हम करेंगे इसकी उपपत्ति। उपपत्ति जिसमें त्रिभुज लेंगे हम ए डी ई, और एक बार त्रिभुज लेंगे ए ई डी। त्रिभुज सेम ही है लेकिन एक बार आधार ए डी लेंगे और एक बार आधार ए ई लेंगे। तब उपपत्ति में हम नंबर फर्स्ट पार्ट हल करते हैं। त्रिभुज ए डी ई से, तो हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे जो निम्न प्रकार से होगा। तो त्रिभुज ए डी ई से हम यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2 आधार। त्रिभुज ए डी ई में जो आधार है वो भुजा होगी ए डी। क्यों? क्योंकि लंबवत भुजा जिस भुजा पर खींची जाती है वही भुजा उसका आधार होती है। लंब रेखा जिस भुजा पर खींची जाती है वही उसका आधार होता है। तो आधार हो जाएगा ए डी गुणा ऊंचाई। आधार पर जो लंबवत रेखा खींची जाती है वह उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई हो गई एफ ई या ई एफ, यहाँ पर आ जाएगा एफ ई। यहाँ पर हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम त्रिभुज लेंगे जो एक तरफ हम हल कर रहे हैं, इसी प्रकार से इस भुजा के ऊपर क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज हम ले रहे हैं बी ई डी, बी ई और डी। तो सेकंड हम यहाँ पर त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल 1/2 आधार। अब डी बी भुजा हो चाहे ए डी भुजा हो, पूरी ए बी भुजा जो है वो एक ही आधार है, इसलिए डी बी जो भुजा होगी वो आधार होगा गुणा ऊंचाई। ऊंचाई अब डी सी नहीं होगा बल्कि ऊंचाई एफ ई ही होगा, क्योंकि इस भुजा पर लंबवत रेखा एफ ई ही है। तो यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगी एफ ई। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हम अनुपात निकाल लेते हैं जो निम्न प्रकार से होगा। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमने ज्ञात कर लिया है। अब इनका हम अनुपात निकालते हैं। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल समीकरण 1 से और त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल समीकरण 2 से हम यहाँ लिख लेते हैं। तो 1/2 गुणा ए डी गुणा एफ ई, ए डी गुणा एफ ई अपॉन 1/2 गुणा डी बी गुणा एफ ई।
अनुपात में राशि 1/2 1/2 से कट जाएगी और एफ ही से कट जाएगा। तो हमारे पास शेष बच जाएगा AD/DB। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3 जो बराबर किसके है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। यह हमने त्रिभुज की भुजा AB को आधार मानकर दो क्षेत्रफल हमने ज्ञात किए। इसी प्रकार से अब त्रिभुज की AC भुजा को लेते हुए दो अनुपात हम ज्ञात करेंगे, जिसमें AED तथा CDE। नेक्स्ट अब अपने पास में होगा इसी प्रकार त्रिभुज AED का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार से नीचे वाले त्रिभुज का भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। AED लंबवत रेखा AE पर है, इसलिए AE इसका आधार होगा। इसी प्रकार से CDE में भी आधार CE होगा और लंबवत रेखा दोनों पर DG ही है, तो दोनों की ऊंचाई सेम रहेगी DG। आधार होगा AE तथा EC। अतः आधार पहले त्रिभुज का हो गया AE, ऊंचाई हो गई DG, दूसरे त्रिभुज का आधार हो गया EC और ऊंचाई हो गई DG। यहाँ से भी कुछ पद कट रहे हैं जिनको हम काट लेते हैं। 1/2 से और DG से कट जाएगा। हमारे पास शेष बचेगा AE/EC। इक्वेशन नंबर इसको दे दी 4 जो बराबर है त्रिभुज AED का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को अगर हम देखें तो बाएं पद में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इसके बाएं तरफ में त्रिभुज AED का क्षेत्रफल। तो यहाँ अंश वाले जो क्षेत्रफल हैं वो दोनों एक ही त्रिभुज के हैं। ADE बोलो चाहे AED, दोनों एक ही त्रिभुज हैं। यह दोनों मान समान हैं। यदि हर में जो क्षेत्रफल हैं BED और CDE, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी समान हो जाते हैं, तब बाएं तरफ का अनुपात बराबर होगा। इसी कारण दाएं तरफ का अनुपात भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। लेकिन BED का क्षेत्रफल और त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल देखें तो त्रिभुजों को अगर हम देखें चित्र में तो वो निम्न है। त्रिभुज BED तथा त्रिभुज CDE। इस पॉइंट में आपको यह बताया गया कि किसी आधार पर खींची गई लंबवत रेखा उस त्रिभुज की ऊंचाई होती है। इसी प्रकार से एक दूसरा पॉइंट अगर हम लें कि यदि कोई दो समांतर रेखाएं हों, जैसे यहाँ दे रखा है DE और BC, तो उन दोनों समांतर रेखाओं के किसी एक आधार पर
जितने भी त्रिभुज बनते हैं उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। जैसे यहाँ डी ई के ऊपर त्रिभुज बन रहा है बी डी ई, इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी डी ई। दोनों त्रिभुज जो हैं वो डी ई भुजा पर ही बन रहे हैं। तो डी ई भुजा पर कितने भी त्रिभुज अगर यहाँ पर बनते हैं उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, समान। थोड़ा सा अगर यहाँ पर समझें कि कोई दो समांतर रेखाएं हमने यहाँ खींची, एक बिंदु हमने यहाँ लिया, एक यहाँ, तो इस बिंदु से एक त्रिभुज का निर्माण किया, इस बिंदु से दूसरे त्रिभुज का निर्माण किया, यहाँ से तीसरे त्रिभुज का निर्माण किया, इस बिंदु से चौथे त्रिभुज का निर्माण किया। तो ये जितने भी त्रिभुज यहाँ बने हुए हैं इन सभी के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे, क्योंकि दो समांतर भुजाओं में किसी एक ही आधार पर बनने वाले सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, समान होता है। यहाँ पर भी डी ई आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं बी डी ई और सी डी ई, दोनों के क्षेत्रफल आपस में समान होंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर, दो समांतर भुजाओं के मध्य एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल जो होगा वो त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल के क्या होगा, समान होगा। तो त्रिभुज बी ई डी की जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो समीकरण 3 हमारा बन जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, जो आपके अंश में था, और जो हर में लिख रखा था त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल, उसकी जगह भी हम लिख देंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। और राइट हैंड में हमारे चल रहा है ए डी बटा बी डी समीकरण नंबर 3 से। इस समीकरण को दीजिए समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 का बाएं पक्ष में जो मान है वही मान समीकरण 4 के बाएं पक्ष में है। अर्थात अगर हम इसको देखें, समीकरण 4 में दे रखा है त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, जो समीकरण 5 के भी लेफ्ट में है और समीकरण 4 के भी लेफ्ट में। अर्थात समीकरण 4 और समीकरण 5 का लेफ्ट हैंड साइड का मान बराबर है, तो समीकरण 4 और समीकरण 5 के राइट हैंड का मान भी क्या होगा, समान होगा। और समीकरण 5 के राइट हैंड में है ए डी बटा डी बी, समीकरण 4 के राइट में है ए ई बटा ई सी। तो इन समीकरणों के लेफ्ट अगर बराबर हो जाते हैं तो इनके राइट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। समीकरण 4 व समीकरण 5 से स्पष्ट है कि ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी के, जो हमें सिद्ध करना था कि डी ई भुजा त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, जो हमें सिद्ध करना था। इस थैलस प्रमेय का विलोम भी सत्य होता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसे थैलस प्रमेय का विलोम भी कहते हैं, जिसे नेक्स्ट वीडियो में हम सिद्ध करेंगे कि यदि अनुपात बराबर है तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है।